नारद संचार आर्थिक समाचार के ताजा अंक में हमें सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 5 जून 2026। आज सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं आर्थिक क्षेत्र में। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की समीक्षा की है, उसमें भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। विदेशी मुद्रा के लिहाज से, विदेशी मुद्रा आकर्षित करने के लिहाज से वित्त मंत्रालय ने भी इसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए जो कर छूट के मामले हैं और निवेश बढ़ाने के मामले हैं उसमें कई घोषणाएं की हैं। और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने 2025-26 के सालाना सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के आंकड़े जारी किए गए। तो 2025-26 की जो आर्थिक वृद्धि रही है देश की, वो 7.7%, जिसको कहते हैं रियल जीडीपी ग्रोथ, वास्तविक। ये 2022-23 आधार वर्ष के मूल्यों के हिसाब से 2025-26 में जो जीडीपी वृद्धि रही है वो शुरुआती अनुमान जो जारी हुआ है 7.7%। और अगर बाजार मूल्य की बात करें तो वो रही है 8.9%। तो ये इन्फ्लेशन का फासला है। जितना इन्फ्लेशन 22-23 के हिसाब से 25-26 तक इन्फ्लेशन को अगर उसको हटा दें, उसको उसमें कर दें, तो नॉमिनल जीडीपी, और उस समय के हिसाब से 2022-23 के मूल्यों पर करेंगे तो रियल जीडीपी 7.7%। तो 25-26 की चौथी तिमाही की वृद्धि रही है 7.8%। ये भी अच्छा आंकड़ा है, क्योंकि फरवरी अंत में पश्चिम एशिया संकट शुरू हो गया था। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया था। पूरा मार्च का महीना उसी परिदृश्य में गुजरा। तो 7.8% की वृद्धि तीसरी तिमाही में रही है। तो जीडीपी वृद्धि में जहाँ तक बात है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज, इन चीज़ों में अच्छी वृद्धि हासिल हुई है 8.8% और 9.3%। कृषि क्षेत्र की वृद्धि 3.2% रही है। तो इन सब को मिलाकर भारत अभी भी जो है एक तेज गति से बढ़ने वाला देश बना हुआ है। अब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा की। रिजर्व बैंक हर 2 महीने में मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है और देश दुनिया में क्या बदलाव है उसमें जो भी बदलाव जरूरी लगता है वो करता है। 6 सदस्य की कमेटी बैठती है। फिलहाल रेपो रेट में तो कोई बदलाव नहीं किया गया। रेपो रेट आधार दर है पूरे ब्याज दर ढांचे की। तो रेपो रेट 5.25% पर स्थिर रहेगी। स्थायी जमा सुविधा, जो बैंक पैसा जमा कराते हैं अपना, उस पर मिलेगा 5%। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा, जो पैसा लिया जाता है 2-3 दिन के लिए, या बैंक रेट जो होता है बैंकों के बीच में लेन देन, 5.5%। तो रेपो रेट 5.25%, SDF 5% और MSF 5.5%। तो कोई बदलाव नहीं है। तो जो आपकी EMI वगैरह है, ब्याज दर का जो समूचा ढांचा है, उसमें भी कोई खास बदलाव की उम्मीद नहीं है। चालू वित्त वर्ष 26-27 अप्रैल से जो शुरू हुआ है, जीडीपी वृद्धि 6.6% रहने का अनुमान व्यक्त किया है रिजर्व बैंक ने। पहले बोला था 6.9, अब थोड़ा और कम कर दिया है 6.6। यानी जो पश्चिम एशिया संकट चल रहा है उससे महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ना दिख रहा है रिजर्व बैंक को, इसलिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.6 कर दिया। वहीं महंगाई के अनुमान की अगर बात करें, पिछली समीक्षा जो अप्रैल में हुई थी तब बोला था 26-27 में पूरे साल का औसत महंगाई 4.6 के आसपास रहेगा, लेकिन अब उसे बढ़ाकर कर दिया है 5.1%। यानी महंगाई बढ़ने का अंदेशा सभी को हो रहा है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। कच्चा तेल भारत बहुत ज़्यादा मंगाता है, पेट्रोलियम पदार्थ, LPG मंगाता है, CNG मंगाता है, गैस का भी बड़ा इंपोर्ट होता है और कच्चे तेल का भी इंपोर्ट होता है। कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले रुपया का वो भी घट रहा है। तो डॉलर में तो आप पेमेंट करोगे, लेकिन उस डॉलर को जब आप यहाँ रुपये में कन्वर्ट करोगे तो उसके दाम बढ़ जाएंगे, और इसकी वजह से हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर भी दबाव बढ़ रहा है। और विदेशी मुद्रा भंडार जो है इसलिए भी दबाव में आ गया है क्योंकि जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक थे
पिछले एक साल से 2025 से, जब से ट्रंप ने टैरिफ वगैरह लगाना शुरू किया था, तब से ही लगातार भारतीय बाजार से जो है अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। अरबों डॉलर वो यहाँ से वापस ले जा चुके हैं। इसी साल जो है 13 अरब 70 करोड़ डॉलर वो निकासी कर चुके हैं। ये तो आप गनीमत मानिए कि जो हमारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो अभी सकारात्मक है। यानी जो विदेशी कंपनियां भारत में कारोबार शुरू कर रही है, कोई अपनी यहाँ फैक्ट्री लगा रहा है, कोई अपना यहाँ दफ्तर खोल रहा है, कोई अपने प्रोडक्ट ला के बेच रहा है, तो वो जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, जैसे यहाँ आप एयरपोर्ट बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें पैसा जो विदेशी निवेश आता है वो अभी वृद्धि उसमें जारी है। भारत जो है अभी भी विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक स्थल बना हुआ है, तो उससे आपका विदेशी मुद्रा भंडार जो है बना हुआ है। सेवा निर्यात भी आपका अच्छा रहता है, लेकिन वस्तु व्यापार में आप अभी घाटे में हैं। तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी कितना कुल विदेशी मुद्रा आप खर्च करते हैं और कुल कितनी विदेशी मुद्रा आती है, उसमें जो है घाटा हो रहा है, फासला हो रहा है। तो उसको फाइनेंस करने के लिए आपको ज़्यादा विदेशी निवेश चाहिए, विदेशी यहाँ आए, तो उसको बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने आज उपाय किए हैं, कई उपायों की घोषणा की है। क्योंकि ये जो पश्चिम एशिया संकट है, जो लड़ाई छिड़ी हुई, इसकी वजह से ये जो है महंगाई बढ़ने का खतरा, रुपए की डॉलर के मुकाबले रुपए का लगातार घटने का खतरा, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ते रहने का खतरा बना हुआ है। तो इसलिए हमें निवेश चाहिए, विदेशी निवेश। तो उसमें क्या किया गया है कि जो प्रवासी भारतीय हैं और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, उनको जो भारत में सूचीबद्ध कंपनियां हैं शेयर बाजारों में, तो उनमें निवेश करने की सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है। और एक और कैटेगरी शुरू की गई है, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो लोग हैं इंडिविजुअल, उनके लिए भी अब ये सुविधा उपलब्ध करा दी गई है कि वो सेबी के पास पंजीकरण के बिना ही भारत की सूचीबद्ध कंपनियों में, भारत की शेयर बाजारों में जो कंपनियां सूचीबद्ध है, वहाँ निवेश कर सकते हैं। तो सेबी में रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो भारतीय प्रतिभूतियां हैं, जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उसमें निवेश करने का जो नियम है, उसमें उनको और सरल बना दिया गया है। पूर्णतः पहुंच मार्ग, फुल्ली एक्सेस रूट जो था, उसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो उपलब्ध थी कि भाई इन में आप निवेश कर सकते हो, उसमें आप जो है 15 साल की, 30 साल की, 40 साल की अवधि वाली नई जो सिक्योरिटी जारी होंगी, उनको भी उसमें शामिल कर दिया गया है। FAR का जो रूट है उसमें, तो उसमें प्रवासी भारतीयों को जो विशिष्ट सरकारी प्रतिभूतियां जो स्पेसिफाइड हैं, जैसे बता रहे हैं कि 15 साल, 30 साल, 40 साल, पहले वाली भी कुछ स्पेसिफाइड होंगी, उनमें कितनी भी लिमिट में, यानी कितना भी पैसा आप निवेश कर सकते हो, कोई उसकी लिमिट नहीं थी, तो वो अनुमति दी गई है। तो अब उसमें ये नई सिक्योरिटीज भी शामिल की है। वहीं जो जनरल रूट था, जिसमें FPI जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो कि शेयरों से पैसा निकाल रहे हैं, उनको जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के मामले में जो कुछ निवेश संबंधी लिमिट जो तय की गई थी, उसको भी समाप्त कर दिया गया है। तो इससे सरकारी जो बॉन्ड बाजार है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। ये उपाय किए गए हैं। दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय ने भी जो है आज इससे संबंधित जो अपना अधिसूचना है वो जारी की है। उन्होंने भी कदम उठाए हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक तो पॉलिसी वाला कर दिया उसने, हाँ भाई ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, लेकिन कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना उनको टैक्स छूट दी गई है, क्या किया गया, ये वित्त मंत्रालय ने जारी किया है। तो उन्होंने कहा कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ये अंतर्राष्ट्रीय बैंक होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का सेटलमेंट करते हैं, तो वो अगर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं तो उस निवेश पर उनको जो ब्याज की आय होती है और जो कैपिटल गेन होता है, उस पर जो टैक्स लगता है, उस टैक्स पर 1 अप्रैल 2026 से छूट दे दी गई है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए, ज़्यादा ब्याज कमाइए, तो वो विदेशी मुद्रा लाएंगे और इन्वेस्ट करेंगे यहाँ, तो हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी और उन्हें
टैक्स में छूट मिलेगी। तो इससे हमारा जो विदेशी मुद्रा का जो आकर्षण है वो और बढ़ेगा। तो इसी तरह क्या किया गया है कि जो PSUज हैं उनको विदेश से जो वाणिज्यिक उधारी, भाई अपने कारोबार के लिए बाहर से भी लोन लेते हैं, यहाँ के बैंकों से भी लोन लेते हैं, तो कुछ विदेशों से भी लेते हैं, वहाँ उन्हें सस्ता भी मिलता है। तो उस पर जो फॉरेक्स की स्वैप सुविधा है, स्वैप मतलब डॉलर की से रुपया लेना, जैपनीज येन से रुपया लेना, या जो भी स्वैपिंग करते हो, तो उस सुविधा को 30 सितंबर 2026 तक जारी रखा जाएगा। तो ये भी एक सुविधा दी गई है। इसी तरह जो AD बैंक है उनको 3 से 5 वर्ष के लिए जो प्रवासी भारतीय बैंक जमा है वो प्राप्त करने पर हेजिंग की जो लागत है, हेजिंग मतलब जो एक्सचेंज रेट में जो गड़बड़ होती है उसके खिलाफ जो आप क्वेश्चन लगते हैं कि भाई हमें बचाव क्या रखा हमने, तो हेजिंग की जो लागत है उसको वहन करने की सुविधा जो है रिजर्व बैंक ने कहा है 30 सितंबर 2026 तक वो भी जारी रहेगी। इसी तरह जो आप एक्सपोर्ट करते हैं उसमें जो आपको पैसा मिलता है, जो डॉलर मिलते हैं, विदेशी मुद्रा मिलती है, उसकी समय सीमा को 9 माह कर दिया गया है लाने के लिए जो है। तो ये तमाम फायदे जो हैं इससे विदेशी निवेश देश में आकर्षित होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि इन उपायों से भुगतान संतुलन को मजबूती देने में मदद मिलेगी। भुगतान संतुलन यानी आपका जो डॉलर में लेन देन होता है, आप एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट जो बनता है, तो उसको स्टेबलाइज करने में, उसको कम से कम करने में मदद मिलेगी। रिजर्व बैंक निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए लगातार जो है कदम उठाता रहेगा। ये रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज जो मौद्रिक नीति समीक्षा के फैसलों के बाद ये कहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो 2026-27 का बजट फरवरी में पेश किया था उसमें घोषणा की थी कि भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति, जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया जो लोग हैं, उनको पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश की अनुमति दी जाएगी, जो कि अब तक केवल NRI और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया को ही उपलब्ध थी। तो उनको भी अब ये एक नई कैटेगरी जैसा मैंने बताया, तो अब उसमें जो है व्यक्तिगत कोई एक व्यक्ति अगर कम करता है तो निवेश सीमा को किसी एक कंपनी में जो है 5 से बढ़ाकर 10%, एक कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले उसकी 5% तक इक्विटी आप खरीद सकते थे, अब 10 खरीद सकते हो। और इसी प्रकार जो सभी कंपनियों की सीमा है, कुल मिलाकर आपने कितना किया, तो पहले 10 थी वो अब बढ़कर 24% किया जाएगा। मतलब सभी व्यक्तिगत जो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है उनकी निवेश सीमा 10 से बढ़ाकर 24% कर दी गई है। तो यानी ज़्यादा वो निवेश कर सकेंगे। तो आर्थिक मामले विभाग ने इस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए विदेशी विनिमय प्रबंधन गैर ऋण पत्र साधन तीसरा संशोधित नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। तो सरकारी प्रतिभूतियों में FPI की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने FAR के तहत जो विशिष्ट प्रतिभूतियां हैं उनकी सूची का भी विस्तार किया है। FPI के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश पर लागू होने वाले कर नियमों को भी सरल बनाया गया है, और जो ऐसा निवेश जो है उस पर जो ब्याज आय होती है और पूंजीगत लाभ होता है उस पर कर से छूट दी गई है 1 अप्रैल 2026 से। यानी 1 अप्रैल 2026 उसके बाद जो भी आपकी इस तरह की इनकम होगी उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। और ये इसी तरह की छूट जो है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट को भी दी गई है। तो इसमें जो बाहर के बड़े बड़े पेंशन कोष हैं, बड़ी बड़ी बीमा कंपनियां हैं, सरकारी वेल्थ फंड हैं, जो दीर्घकालिक निवेश करते हैं, जिनका निवेश टिकाऊ होता है, और विदेशी पूंजी जो पेटेंट विदेशी पूंजी जो होगी उसका प्रभाव भारत में सुनिश्चित हो सकेगा। तो ये पश्चिम एशिया के संकट की वजह से देश के समक्ष जो है डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को थामना और कच्चे तेल के बढ़ते दाम के कारण महंगाई पर अंकुश लगाने का जो मामला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया था। उसी दिशा में
ये कदम जो है वित्त मंत्रालय ने, रिजर्व बैंक ने उठाए हैं। और जीडीपी के अनुमान भी जो है ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने जारी किए हैं। अगले साल का अनुमान जो है जीडीपी का रिजर्व बैंक ने 6.6% रखा है, जो कि इस पिछले साल 7.7, उससे पिछले साल 24-25 में 7.1% ग्रोथ रही थी, 25-26 में हो गई 7.7, और अब 26-27 के लिए बोला गया है, रिजर्व बैंक ने कहा है 6.6%। और भी अनुमान इससे पहले किए गए होंगे, लेकिन आगे का अनुमान, आगे वृद्धि दर कम रहने की आशंका व्यक्त की गई है, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं कि क्या होगा, ये संकट कब तक चलेगा, अमेरिका ईरान के बीच में कब समझौता होगा, रूस यूक्रेन की लड़ाई कब खत्म होगी, ये तमाम जो संकट बने हैं तो उसके आगे क्या होगा कोई बताने की स्थिति में नहीं है। जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन, वो भी कहते हैं कि भाई भविष्य के बारे में हम क्या अटकलबाजी कर सकते हैं, कुछ भी कहना मुश्किल है। करंट अकाउंट डेफिसिट, ये तो बात पक्का है कि बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा फिगर कोई नहीं बता सकते। मानसून के बारे में जो मौसम विभाग ने कहा कि मानसून सामान्य से कम रहेगा, तो उससे उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा, ग्रामीण मांग जो है वो कितनी कम होगी, ये सब जो है देखने की बात है। आगे किस करवट स्थितियाँ बदलती हैं तो उसके बारे में अभी से कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन ये बात है कि पश्चिम एशिया का जो संकट है उसके मद्देनज़र आपूर्ति, सप्लाई साइड शॉक झटके जो है वो भी लग सकते हैं और मांग के भी झटके लग सकते हैं। अप्रैल तक के जो संकेतक हैं वो बताते हैं कि भारत में घरेलू मांग और सकल आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हैं, अप्रैल तक की बात कर रहे हैं। लेकिन दबाव, इन पर दबाव बढ़ने के निशान जो है उभरते हुए दिख रहे हैं, दबाव बढ़ रहा है। जो थोक मूल्य सूचकांक है वो एकदम चढ़ा है, अभी जो उसका फिगर आया है 8 पॉइंट कुछ हो गया है, तो उस पर दबाव दिखना शुरू हो गया, महंगाई का दबाव। और मानसून की भविष्यवाणी ने, मानसून कम रहेगा सामान्य से, इसकी भविष्यवाणी ने इसकी चिंता यानी महंगाई की चिंता और बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 25-26 में जो सकल व्यापार घाटा वो बढ़ा है, तो 2026-27 जो नया वित्त वर्ष जो चल रहा है उसमें भी जो है ये ज़्यादा जा सकता है। तो फिलहाल सरकार भी उपाय कर रही है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम शुरू की है, कर्ज कामकाज के लिए पैसा जो देना है बिना गारंटी के मिलेगा, छोटे उद्योगों के लिए जो सरकार ने पीछे घोषणा की है। व्यापार समझौते भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत चल रही है, आगे बढ़ रहा है, सकारात्मक संकेत है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। भारत और यूरोपियन यूनियन का जो बड़ा व्यापार समझौता हुआ है, तो उससे इन तमाम चीज़ों को समर्थन मिलने की उम्मीद है। बाकी जो विदेशी निवेश आकर्षित करने के उपायों की घोषणा हुई है, इससे भी उम्मीद की जा रही है कि देश का जो रुपया डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबलाइज होगा, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलेगी और हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसमें भी जो है मजबूती आएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, देखते रहिए आप नारद संचार। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि कई चीज़ें एक साथ हो गई है, जीडीपी आंकड़े हो गए, रिजर्व बैंक का हो गया, वित्त मंत्रालय का हो गया, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है, भारत के 140 करोड़ लोगों की जो है ये क्षमता है, उनके काम की जो है ये मजबूती है, और वित्त मंत्री ने भी इस पर जो है प्रसन्नता जाहिर की है कि बेहतर आर्थिक वृद्धि हासिल की गई है। अब देखना होगा कि हमारे शेयर बाजार पर और जो मुद्रा विनिमय बाजार है उस पर इन उपायों का कैसा असर दिखता है, आने वाले दिन में इसका पता चलेगा। आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। लंबा वीडियो देखा, इसके लिए और धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका सुझाव है उसका भी स्वागत है। नमस्कार।